नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एप्स्टीन फाइल्स पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा धमाका। एप्स्टीन से मंत्री हरदीप सिंह पुरी की 14 बार मुलाकात, पवन खेड़ा। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए वीडियो क्लिप। पवन खेड़ा ने बिल गेट्स पर भी साधा निशाना। एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मंगलवार 17 फरवरी को बताया कि एप्स्टीन फाइल्स में सामने आए ईमेल्स पर एप्स्टीन ने रीड हॉफमैन से कहा था कि रीड भारत में हरदीप आपका आदमी है। खेड़ा ने कहा कि हरदीप पुरी ने एप्स्टीन का विश्वास जीत लिया। हरदीप पुरी ने एप्स्टीन का दिल जीत लिया। खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर जेफरी एप्स्टीन से कथित संबंधों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पवन खेड़ा ने एप्स्टीन फाइल्स का हवाला देते हुए पुरी की मुलाकातों और ईमेल्स की विस्तृत जानकारी साझा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेड़ा ने पुरी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि वे देश को गुमराह कर रहे हैं। खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एप्स्टीन फाइल से निकाली जानकारी का हवाला दिया और कहा कि 2014 में पुरी और एप्स्टीन के बीच कुल 14 मुलाकातें हुई। इनमें से 9 मुलाकातें सिर्फ 5 जून 2014 से 10 अक्टूबर 2014 के बीच हुई। खेड़ा ने कहा कि यह मोदी के प्रधानमंत्री बनने यानी मई 2014 के तुरंत बाद का समय है। खेड़ा ने पूछा कि पुरी 2014 से 2016 के दौरान न तो राजनयिक सेवा में थे और न ही मंत्री, फिर एप्स्टीन से इतनी मुलाकातें क्यों? पवन खेड़ा ने आगे कहा कि 2014 से 2017 के बीच हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन के बीच कुल 65 ईमेल आदान प्रदान हुए। इनमें से 30 ईमेल एप्स्टीन ने पुरी को भेजे जबकि 32 ईमेल पुरी ने एप्स्टीन को भेजे। खेड़ा ने कहा कि पुरी जितने ज्यादा झूठ बोलते हैं उतने ही ज्यादा झूठ के दलदल में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुरी ने नवंबर 2014 में एप्स्टीन से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पर चर्चा की, जबकि इसका आधिकारिक लॉन्च जुलाई 2015 में हुआ। उस समय पुरी सरकारी पद पर नहीं थे तो किस हैसियत से वे सरकारी प्रोजेक्ट की जानकारी साझा कर रहे थे। पवन खेड़ा ने कुछ मीडिया घरानों पर एप्स्टीन का बचाव करने का भी आरोप लगाया और इसे पत्रकारिता के गिरते स्तर का उदाहरण बताया। बता दें कि हाल ही में एक प्रमुख चैनल पर पत्रकार पद्मजा जोशी ने एप्स्टीन के समर्थन में तमाम बातें कही थी और उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो क्लिप्स भी दिखाए गए जिसमें पुरी और एप्स्टीन के ईमेल्स के स्क्रीनशॉट शामिल थे। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार पारदर्शिता दिखाए और जांच कराए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेड़ा ने बिल गेट्स पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल्स में कई बार आया है। 2017 में बिल गेट्स और एप्स्टीन ने महामारी सिमुलेशन पर चर्चा की, जो 2020 की कोविड महामारी से 3 साल पहले की बात है। खेड़ा ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बावजूद मोदी सरकार गेट्स का भारत में स्वागत कर रही है। उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि वेलकम बैक मिस्टर गेट्स। पवन खेड़ा ने कहा कि कल आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बिल गेट्स का स्वागत कर रहे थे। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को बर्थडे विश भी किया। बीजेपी सबको क्लीन चिट देने का काम कर रही है। पवन खेड़ा ने दावा किया कि सूत्र कह रहे हैं कि बिल गेट्स को सरकार ने एआई समिट में डिसइनवाइटेड कर दिया, लेकिन बिल गेट्स कह रहे हैं कि मैं तो आऊंगा, भाषण दूंगा। सूत्र कह रहे हैं कि भारत सरकार का कहना है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो एप्स्टीन के हाथों शिकार हुए। ये बात भी सूत्र कह रहे हैं। क्या भारत सरकार को अच्छी बात कहने में भी शर्म आती है? इस बात को कहने के लिए सूत्रों की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री को खुद यह बात कहनी चाहिए। पवन खेड़ा ने पूछा कि हम यही जानना चाहते हैं कि यह डर किससे है, बिल गेट्स से या एप्स्टीन के गिरोह के बाकी लोगों से? जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहुत जल्द, केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल। उमर अब्दुल्ला बोले 1.5 साल से अच्छी खबर का इंतजार। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने पर फैसला बहुत जल्द सुनाया जाएगा। उन्होंने शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में इस मुद्दे को संवेदनशील बताया, लेकिन केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही लोकसभा में आश्वासन दे चुके हैं कि सही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और लोगों को उनका हक मिलेगा। मेघवाल श्रीनगर में टेली लॉ योजना पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला में शामिल होने आए थे। इस कार्यक्रम में मौजूद उमर अब्दुल्ला ने भी उम्मीद जताई कि राज्य का दर्जा बहाल करने पर जल्द सकारात्मक फैसला होगा। उन्होंने कहा कि लोग पिछले 1.5 साल से अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं और केंद्र से लगातार बातचीत जारी है। पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से मुंबई में मुलाकात।
मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर की साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और अहम तकनीक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत बातचीत की। बता दें कि मैक्रोन 3 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंचे हैं और नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। दोनों नेताओं ने इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन लॉन्च किया और रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताया। मैक्रोन ने हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, राफेल फाइटर जेट, सबमरीन 5वीं पीढ़ी के इंजन और जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में सहयोग की बात कही। उन्होंने हेल्थ में AI, डिजिटल साइंस, एरोनॉटिक्स और स्टील के लिए इंडो फ्रेंच सेंटर खोलने का ऐलान किया। दोनों देशों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्टार्टअप, शिक्षा और रिसर्च एक्सचेंज बढ़ाने पर जोर दिया। बांग्लादेश में तारिक रहमान ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। मोहम्मद यूनुस ने सोमवार रात को अपनी विदाई भाषण में की थी पद छोड़ने की घोषणा। भारत की ओर से शपथ समारोह में ओम बिरला हुए शामिल। तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। वे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी PNP के अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ नए मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ली। शपथ समारोह अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौजूदगी में हुआ। गौरतलब है कि 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में BNP गठबंधन ने 212 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया, जबकि जमाते इस्लामी गठबंधन को 77 सीटें मिली। करीब 16 महीने बाद अंतरिम सरकार ने निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपी है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार रात को अपने विदाई भाषण में पद छोड़ने की घोषणा कर दी थी। वहीं भारत की ओर से इस शपथ समारोह में ओम बिरला शामिल हुए। बांग्लादेश के भारतीय उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह ने दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि बिरला ने तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने बांग्लादेश और भारत के लोगों के हित में जन केंद्रित सहयोग को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई है। भारत AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे बिल गेट्स। गेट्स फाउंडेशन ने उनके न आने की खबरों का किया खंडन। AI समिट का पहला दिन, टैक्स से ज्यादा ट्रैफिक और बद इंतजामी की चर्चा। AI समिट में अव्यवस्था पर कांग्रेस ने PM मोदी को घेरा। यह AI इम्पैक्ट समिट नहीं, मोदी का फोटो समिट है। कांग्रेस। बिल गेट्स भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेंगे और तय कार्यक्रम के अनुसार कीनोट भाषण भी देंगे। गेट्स फाउंडेशन के भारत कार्यालय ने X पर इसकी पुष्टि की। यह बहुत साफ है कि इस सम्मेलन में बिल गेट्स को भारत सरकार ने आमंत्रित किया है। उनका गेट्स फाउंडेशन कई सारी सरकारी योजनाओं में भारत सरकार का पार्टनर भी है। पहले खबरें थीं कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में नाम आने के कारण गेट्स समिट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन फाउंडेशन ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। वहीं गेट्स ने आरोपों को निराधार बताया है। गेट्स हाल ही में आंध्र प्रदेश भी गए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू से स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में सहयोग पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर आलोचना के बावजूद फाउंडेशन ने साफ किया है कि बिल गेट्स AI समिट में भाग लेंगे। राजधानी दिल्ली में चल रहे भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 में अव्यवस्था को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। इस कार्यक्रम में सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन जैसे वैश्विक नेता शामिल हुए, लेकिन पहले ही दिन लंबी कतारें, पानी की कमी, नेटवर्क फेल होने और VIP मूवमेंट के कारण भारी अव्यवस्था देखने को मिली। कई प्रतिभागियों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अंदर चलना तक मुश्किल था और AI के असली डेमो कम दिखे। कुछ लोगों का कहना है कि दोपहर के बाद गेट बंद कर दिए गए, जिससे प्रदर्शक और स्टार्टअप फाउंडर बाहर फंस गए। एक स्टार्टअप CEO ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की विजिट से पहले सुरक्षा के चलते उनका स्टॉल खाली कराया गया और उनके AI वियरेबल्स गायब हो गए। आयोजकों पर सही प्लानिंग न होने के आरोप लग रहे हैं। शामिल हुए लोगों का आरोप है कि लंबी कतारों, बंद गेट और पानी की कमी और खराब व्यवस्थाओं की वजह से उन्हें बहुत परेशान होना पड़ा। इस पर सोशल मीडिया पर नाराजगी बढ़ी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांगी है। दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक चल रहे AI इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने X हैंडल पर आरोप लगाया कि दिल्ली में AI समिट हो रहा है, लेकिन वहां के हालात बहुत ही भयानक हैं। समिट में मिस मैनेजमेंट से फाउंडर्स और एग्जीबिटर्स बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि PM मोदी के आने के लिए मेन हॉल खाली करा दिया गया और एग्जीबिटर्स को उनके ही पेड स्टॉल से निकाल दिया गया। समिट के दौरान लोगों को दिक्कतें झेलने का हवाला देते हुए कांग्रेस ने लिखा कि सिक्योरिटी लैब्स के चलते कई सारे प्रोडक्ट्स चोरी हो गए। समिट वेन्यू में इंटरनेट न चलने की वजह से डेमो फेल हो गए। फाउंडर्स और एग्जीबिटर्स वेन्यू में एंट्री लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे। AI और टेक इवेंट में लैपटॉप, बैग, कैमरा, वाटर बॉटल बैन था। पेमेंट मोड सिर्फ कैश रहा। कई एग्जीबिटर्स भूखे रहे।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि समिट के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी अपने लाव लश्कर के साथ वहां फोटो खिंचवाने और रील बनवाने पहुंच गए। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपनी छवि चमकाने से मतलब है। विश्व स्तर पर देश की इमेज बर्बाद होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शर्मनाक है। दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के पहले दिन हुई अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पार्टी ने इसे एआई इम्पैक्ट समिट की बजाय मोदी का फोटो समिट बताया। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम के दौरे के कारण एग्जीबिटर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने सामान चोरी होने, भोजन पानी की कमी, लैपटॉप और डिवाइस बैन तथा सिर्फ कैश पेमेंट की शिकायत की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह भारत की एआई क्षमता दिखाने का मौका था, लेकिन कुप्रबंधन के कारण अराजकता फैल गई और देश की छवि को नुकसान हुआ। कांग्रेस ने सरकार पर पीआर के लिए इवेंट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और बेहतर प्रबंधन की मांग की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 महीने तक प्रदर्शन और जुलूस पर रोक। डीयू का सख्त आदेश, 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर बैन। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कैंपस में 1 महीने के लिए पब्लिक मीटिंग, जुलूस, प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। मंगलवार 17 फरवरी को जारी आदेश में प्रॉक्टर ऑफिस ने कहा कि ट्रैफिक में बाधा, सुरक्षा खतरे और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के कारण यह कदम उठाया गया। आदेश में 5 या अधिक लोगों के जुटने, नारे लगाने और मशाल जैसे सामान लाने पर प्रतिबंध है। डीयू के ईसी सदस्य मिथुराज धुसिया ने इस फैसले को सख्त बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। बता दें कि हाल ही में यूजीसी के जातिवाद विरोधी नियमों को लेकर 2 छात्र समूहों में झड़प हुई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। इन नियमों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। कर्नाटक हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, मानहानि के आपराधिक केस की कार्रवाई रद्द। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 17 फरवरी को राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर मानहानि के आपराधिक केस की कार्रवाई रद्द कर दी है। जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने कहा कि गांधी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना कानूनी दुरुपयोग होगा। यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की तत्कालीन राज्य सरकार के खिलाफ जारी करप्शन रेड कार्ड विज्ञापनों को लेकर दर्ज हुआ था, जिसमें तत्कालीन सरकार को 40% सरकार बताया गया था। बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने जून 2023 में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं राहुल गांधी ने दलील दी थी कि विज्ञापन सरकार की आलोचना थे, न कि पार्टी की मानहानि। इस मामले में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को भी आरोपी बनाया गया था। सीएम योगी के वंदे मातरम वाले बयान पर विपक्ष का पलटवार। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पहले योगी पूरा वंदे मातरम गाकर सुनाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध करने का आरोप लगाया और कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान देशद्रोह से कम नहीं है। इस बयान पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सिर्फ योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक दिखावा है। क्या कोई उनसे कह सकता है कि वह पहले वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे पूरा गीत गाकर सुनाएं, उसके बाद तय करें कि कौन राष्ट्र विरोधी है, कौन देशभक्त नहीं है और कौन देशद्रोह कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले हमें उन्हें गाते हुए सुनना चाहिए और यह बताते हुए कि वंदे मातरम के बारे में वह क्या जानते हैं। यह सिर्फ राष्ट्रीय गीत को निजी और राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक रंग देने की कोशिश है, जो समाज को बांटने वाली सोच है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि योगी के सहयोगियों ने कब वंदे मातरम गाया था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.